देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को कहा कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। केजरीवाल ने यह बयान पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। इसके साथ ही केजरीवाल ने शनिवार को अपने ऊपर हुए हमले और पार्टी विधायक नरेश पाल्यान की गिरफ्तारी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 सालों से दिल्ली में कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली के लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। खुलेआम दिल्ली की सड़कों पर गोलियां चल रही हैं। ऐसा लगता है कि गैंगस्टर्स ने दिल्ली में कब्जा कर लिया। आप प्रमुख ने आगे कहा कि मुझे उम्मीद थी कि मेरे मुद्दा उठाने से अमित शाह जी कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसकी बजाय हमने देखा कि कल मुझ पर हमला करवाया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश पाल्यान की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने कहा कि कल हमारे एक विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया और वो भी गैंगस्टर से पीड़ित था। उसके पास भी फिरौती के और अलग अलग तरह के गैंगस्टर्स के फोन आते थे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आज मुझे डर है कि 1947 के समय जो स्थिति थी, हमें उसी दिशा में ले जाया जा रहा है। जब युवा नौकरी की बात करते हैं तो उन्हें नौकरी नहीं मिलती। हमारे पास अच्छे अस्पताल, अच्छी शिक्षा नहीं है। वे सड़कों की हालत नहीं सुधार रहे हैं, बल्कि मंदिर की तलाश में मस्जिद को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। संभल की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग दुकानों में काम कर रहे थे और उन्हें गोली मार दी गई। अजमेर शरीफ दरगाह, जहाँ सभी धर्मों के लोग प्रार्थना करते हैं और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल है, अपने मंदिर की तलाश में उसमें भी खुदाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मतदान के दौरान चुनाव प्रतिशत अलग होता है और परिणाम अलग होते हैं। हमें इस पर भी संदेह है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने एक राज्य छोड़ दिया ताकि विपक्ष बोल न सके। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अगर भारत में भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होंगे तो फिर भारत और बांग्लादेश में क्या अंतर है? मुझे भारत और बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं लगता। भाजपा नेता रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती के बयान का कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश के साथ तुलना वाला दिया गया बयान बहुत विवादास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश में इस वक्त अल्पसंख्यक समुदायों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। जिस प्रकार का अत्याचार बांग्लादेश में हुआ, महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश को लेकर भारत के खिलाफ दिया गया बयान राष्ट्रद्रोह है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सुरक्षित हैं। वे खुद जगह जगह जाकर रैलियां करती हैं, अपना पक्ष सामने रखती हैं। उन्हें सभी सुरक्षा मिली हुई है। महबूबा मुफ्ती का बयान गैर जिम्मेदाराना है। इसे राष्ट्रद्रोह की नज़र से देखा जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रद्रोह किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में उनकी जो शिकायतें हैं वो सिर्फ ईवीएम को लेकर नहीं हैं। उनकी शिकायतें पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग के आंकड़ों पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा था। इसका जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कांग्रेस को 3 दिसंबर को शाम 5 बजे मिलने का समय दिया है। वहीं अब जयराम रमेश ने कहा कि हमने दस्तावेज पेश किया है, चुनाव आयोग ने हमें समय दिया है। महाराष्ट्र के हमारे नेता या एआईसीसी के पदाधिकारी उनसे मिलेंगे। हमारी जो शिकायतें हैं वो चुनावी प्रक्रिया को लेकर हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ईवीएम को लेकर हमारे जो सवाल रहे हैं, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, पर ईवीएम चुनावी प्रक्रिया का एक अंग है और हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में पूरे तरीके से इस चुनावी प्रक्रिया में जानबूझकर गड़बड़ी की गई है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि हम इसीलिए ये सवाल नहीं उठा रहे क्योंकि हम महाराष्ट्र हारे हैं। ये बिल्कुल असंभव नतीजे हैं। कुछ लोग लिखते रहते हैं कि चुनाव के नतीजे के बाद इनको ज्ञान आता है, नतीजों से पहले इनको ज्ञान नहीं आता। लेकिन महाराष्ट्र के नतीजे अद्भुत है, चौंका देने वाले हैं। इसलिए हम चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। हम ये कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे। चुनावी प्रक्रिया पर हमने सवाल उठाया है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। बीसीसीआई के निवर्तमान सचिव जय शाह ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का पदभार संभाला।
जिसके साथ ही वे वैश्विक संस्था का नेतृत्व करने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। पिछले 5 वर्षों से बीसीसीआई सचिव रहे 36 वर्षीय शाह आईसीसी के निदेशक मंडल की सर्वसम्मति से चुनी गई पसंद थे और उन्होंने न्यूजीलैंड के वकील क्रेग पार्कले का स्थान लिया, जो लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए पद पर बने रहना नहीं चाहते थे। आपको बता दें कि शाह से पहले व्यवसायी दिवंगत जगमोहन डालमिया, राजनेता शरद पवार, वकील शशांक मनोहर और उद्योगपति एन श्रीनिवासन सभी विश्व क्रिकेट संस्था का नेतृत्व कर चुके हैं। गैंगस्टर से बातचीत के आरोप में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बाल्यान को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी क्राइम संजय कुमार सैन ने आप विधायक की गिरफ्तारी पर कहा कि मौजूदा मामले में कपिल सांगवान उर्फ नंदू और आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बाल्यान के बीच सांठगांठ का सबूत उनकी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। विदेश में बैठे इन गैंगस्टरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चल रही कार्रवाई का एक फोकस दिल्ली में बैठे इनके मददगारों का पता लगाना भी है। विदेश द्वारा संचालित संगठित अपराध का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ होता है, इसलिए अगर संगठित अपराध को तोड़ना है तो इनके वित्तीय प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाना जरूरी है और इस प्रकरण में नरेश बाल्यान प्रथम दृष्टया अहम किरदार नजर आ रहे हैं। जांच में नंदू की आवाज की पुष्टि हो रही है, मामले की जांच की जा रही है। आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप विधायक जबरन वसूली का रैकेट चलाते रहे हैं। इस ऑडियो के बाद उनकी दोस्ती साफ हो गई है। विधायक टिप दे रहे हैं, नाम बता रहे हैं। नरेश बाल्यान अपने घर से रैकेट चला रहे थे, अब हिस्सा कहां जा रहा था यह जांच का विषय है। भाजपा नेता ने कहा कि मैं संजय सिंह के बयान से हैरान हूं। वह कह रहे हैं कि नरेश बाल्यान को धमकियां मिलती थी, यह धमकी नहीं दोस्ती थी। कानून अपना काम कर रहा है और भी चेहरे सामने आएंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में देरी पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि भारी बहुमत के बावजूद अब तक सरकार क्यों नहीं बन सकी। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन में चली जो संविधान के खिलाफ है। इसके लिए टीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं और अब ये जो केयरटेकर सरकार है वो भी संविधान के खिलाफ चल रही है। 10 दिन हो चुके हैं, भारी बहुमत के बावजूद इन लोगों ने अब तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। क्यों? अगर ये लोग अल्पमत में होते और हमारे पास बहुमत होता फिर भी ये लोग दावा ठोक देते कि हमारी बड़ी पार्टी है, लेकिन बहुमत होते हुए भी सरकार बनाने का दावा नहीं किया। अब तक विधायक दल का नेता नहीं चुना गया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले नागपुर में बैठकर आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ ग्रहण होगा। संजय राउत ने कहा कि क्या वो राज्यपाल हैं? राज्यपाल का अधिकार इन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। राज्यपाल को यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि 20 मई 2022 को चंद्रचूड़ साहब ने मौखिक टिप्पणी की और उससे भानुमति का पिटारा पेंडोरा बॉक्स खुल गया। जयराम रमेश ने कहा कि 1991 में लोकसभा और राज्यसभा में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 पारित हुआ था, उसका उल्लंघन हो रहा है। 20 मई 2022 को सेवानिवृत्त CJI चंद्रचूड़ द्वारा की गई टिप्पणी ने संभल अजमेर में भानुमति का पिटारा खोल दिया और भाजपा इसका पूरा राजनीतिक फायदा उठा रही है। हर जगह सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का सम्मान किया जाए। उन्होंने कहा कि परसों कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। हमने अपने प्रस्ताव में लिखा है कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को लागू करना जरूरी है। संसद में भी हमने अडानी का मामला, मणिपुर और पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का मुद्दा उठाया है। विशेषकर अजमेर और संभल में जो कुछ हो रहा है उसके संबंध में हमने उन्हें नोटिस दिया है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाना लगातार जारी है। जहां कुछ दिन पहले इस्कॉन टेम्पल को बंद कराया गया और इसके एक दिन बाद ही इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही चिन्मय कृष्ण दास समेत कई लोगों के अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया। इस बीच अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश ने 2 और संतों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों संत भी इस्कॉन से ही जुड़े हैं
और उन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह चिन्मय कृष्ण दास को खाना देने गए थे। बाद में बताया गया कि इन दोनों संतों को पास की जेल में भेज दिया गया है। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमन दास ने बांग्लादेश में इस्कॉन के संतों पर हो रहे हमलों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस्कॉन के खिलाफ बांग्लादेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं। एक्स पर अपनी एक पोस्ट में जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा कि इस बीच पूरी खबर आई है, जिनमें प्रभु के लिए प्रसाद लेकर गए 2 ब्रह्मचारियों को मंदिर लौटते समय गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना आ रही है कि चिन्मय प्रभु के सचिव भी लापता हैं, कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। वहीं इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में 4 दिसंबर को बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है। इसमें इंदौर के आम नागरिकों और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा की भी हिस्सेदारी रहेगी। इंदौर के आरएसएस कार्यालय में संघ के अनुषांगिक संगठनों के अलावा भाजपा के नेता जमा हुए और बैठक में तय किया गया कि 4 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर मुलुगु जिले में पुलिस ने 7 संदिग्ध माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। तेलंगाना पुलिस के अनुसार ग्रेहाउंड के जवानों और माओवादियों के बीच उस समय मुठभेड़ हुई जब जवान सर्चिंग ऑपरेशन के लिए निकले हुए थे। पुलिस का कहना है कि मौके से 2 AK-47 और एक इंसास राइफल के अलावा भारी मात्रा में दूसरे हथियार, विस्फोटक और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मुलुगु जिले के चलापका जंगल के इलाके में तड़के 5:30 बजे के आसपास संदिग्ध माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। 1 घंटे से भी अधिक समय तक चली इस मुठभेड़ में चर्चित माओवादी भद्रू की टुकड़ी के 7 सदस्य मारे गए। पुलिस ने पुष्टि की है कि मारे जाने वाले लोगों में माओवादियों के एक बड़े नेता कुसराम मंगू उर्फ पपन्ना, इगोलपू मलैया उर्फ मधु, मुसाकी देवल, मुसाकी यमुना, जयसिंह और किशोर शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन अभी जारी है। पुलिस ने कुछ और माओवादियों के घायल होने की भी आशंका जताई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।